वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। +2 कॉमर्स सेक्शन की बिजनेस स्टडी सब्जेक्ट की इस ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। टुडे वी विल स्टार्ट सेकेंड पार्ट ऑफ आवर बिजनेस स्टडी बुक, दैट इज बिजनेस फाइनेंस एंड मार्केटिंग, व्यवसायिक वित्त एवं विपणन। इस पार्ट में हम 4 यूनिट्स डिस्कस करेंगे। फर्स्ट यूनिट है हमारे पास फाइनेंशियल मैनेजमेंट, जिसके अंतर्गत हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट, फाइनेंशियल डिसीजंस, फाइनेंशियल प्लानिंग, कैपिटल स्ट्रक्चर, फिक्स्ड एंड वर्किंग कैपिटल डिस्कस करेंगे। सेकेंड यूनिट है फाइनेंशियल मार्केट, जिसमें हम फाइनेंशियल मार्केट एंड स्टॉक एक्सचेंज के बारे में पढ़ेंगे। थर्ड यूनिट है हमारे पास मार्केटिंग मैनेजमेंट, जिसके अंतर्गत हम मार्केटिंग, एडवर्टाइजिंग, पर्सनल सेलिंग, सेल्स प्रमोशन के बारे में पढ़ेंगे। देन लास्ट फोर्थ यूनिट है हमारे पास कंज्यूमर प्रोटेक्शन, जिसके अंतर्गत कंज्यूमर प्रोटेक्शन, इम्पोर्टेंस एंड वेज, ये कंसेप्ट हम डिस्कस करेंगे। इस सेकंड पार्ट से एग्जामिनेशन में हमारे पास जो फर्स्ट यूनिट हमने आपको बताया फाइनेंशियल मैनेजमेंट, इस यूनिट में से 10 मार्क्स के क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में पूछे जाएंगे। नेक्स्ट यूनिट जो फाइनेंशियल मार्केट हम डिस्कस करेंगे, उसमें 8 मार्क्स के क्वेश्चंस हमारे पास आएंगे। और द थर्ड यूनिट इज मार्केटिंग, जिसमें से 12 मार्क्स के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाएंगे। और लास्ट वन इज कंज्यूमर प्रोटेक्शन, से हमारे पास जो है वो 5 मार्क्स के क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो कुल मिलाके जो है इस यूनिट में से 35 मार्क्स का सिलेबस जो है आएगा। टुडे वी विल स्टार्ट द फर्स्ट यूनिट फाइनेंशियल मैनेजमेंट, जिसके अंतर्गत फर्स्ट चैप्टर हम डिस्कस करेंगे फाइनेंशियल मैनेजमेंट, फाइनेंशियल डिसीजंस एंड फाइनेंशियल प्लानिंग। इस ऑनलाइन क्लास के बाद आप ये जान पाएंगे कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, व्हाट इज द रोल ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। एक व्यावसायिक उपक्रम का मुख्य उद्देश्य वस्तुओं सेवाओं के विक्रय द्वारा अपने स्वामियों के लिए लाभ अर्जित करना होता है, और इस कार्य के लिए धन की आवश्यकता होती है। इसीलिए धन जो है वो किसी भी व्यवसाय की आत्मा होती है। हर व्यवसाय में वित्त से संबंधित, धन से संबंधित 3 प्रश्न सामने आते हैं, जिसमें नंबर 1 है हमारे पास कि व्यावसायिक गतिविधियों के लिए कितने वित्त की आवश्यकता होगी, कितने धन की आवश्यकता होगी। नंबर 2, इस धन को विभिन्न संसाधनों से कितनी कितनी मात्रा में प्राप्त किया जाएगा। देन नंबर 3, विभिन्न व्यावसायिक गतिविधियों से जो लाभ प्राप्त होगा उसे किस प्रकार जो है वो बांटा जाएगा। वित्त प्रबंध के अंतर्गत वित्त की आवश्यकता का अनुमान लगाया जाता है, और उसके बाद उसे प्राप्त करने के लिए विभिन्न वित्तीय संसाधनों एवं उनकी मात्रा को निश्चित किया जाता है, और अंत में होने वाले लाभ के विभाजन की व्यवस्था की जाती है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट is that branch of management which is
concerned with the efficient planning and controlling of financial activities of a business organization. वित्तीय प्रबंध से अभिप्राय प्रबंध की उस शाखा से है जो एक संस्था की वित्तीय गतिविधियों के कुशल नियोजन एवं नियंत्रण से है. We will discuss some definitions. The first definition is given by J.L. Massey. वित्तीय प्रबंध एक व्यवसाय की वह संचालनात्मक प्रक्रिया है जो कुशल प्रचालनों के लिए आवश्यक वित्त को प्राप्त करने तथा उसका प्रभावशाली ढंग से उपयोग करने के लिए उत्तरदायी होती है. Financial management is the operational activity of a business that is responsible for obtaining and effectively utilizing the funds necessary for efficient operations. Second definition given by F.W. पेश के अनुसार आधुनिक मौद्रिक व्यवस्था में वित्तीय व्यवस्था से आशय मुद्रा को प्राप्त करने तथा उसे विवेकपूर्ण ढंग से व्यय करने की कला है. In modern money using economy, finance may be defined as the provisions of money at the time it is wanted. Now we will discuss the role of financial management. वित्तीय प्रबंध की एक व्यावसायिक संगठन में महत्वपूर्ण भूमिका होती है जिसे हम कुछ पॉइंट्स के आधार पर डिस्कस करते हैं. नंबर 1, स्थायी संपत्तियों का निर्धारण, डिटर्मिनेशन ऑफ फिक्स्ड एसेट्स. एक व्यावसायिक संगठन के लाभों में स्थायी संपत्तियों का महत्वपूर्ण योगदान होता है. स्थायी संपत्तियां ऐसी संपत्तियां होती हैं जो किसी व्यवसाय को चलाने में सहायक होती हैं, जैसे भवन हो गया, फर्नीचर हो गया. तो वित्तीय प्रबंध स्थायी संपत्तियों में कुल विनियोग तथा प्रत्येक स्थायी संपत्ति में किए जाने वाले विनियोग का निर्धारण करता है. सेकेंड इज चालू संपत्तियों का निर्धारण, डिटर्मिनेशन ऑफ करंट एसेट्स. व्यवसाय में दिन प्रतिदिन लेन देन करने के लिए चालू संपत्तियों की आवश्यकता होती है. वित्तीय प्रबंध चालू संपत्तियों में कुल विनियोग कितना करना है और प्रत्येक चालू संपत्ति में किए जाने वाले विनियोग का निर्धारण करता है. उदाहरण के तौर पर यदि चालू संपत्तियों में किसी व्यवसाय द्वारा 200 करोड़ रुपया लगाया जाता है तो वित्तीय प्रबंध के अंतर्गत यह निश्चित किया जाता है कि 200 करोड़ रुपए में से रोकड़, स्टॉक, देनदार आदि में कितना विनियोग होना चाहिए. नेक्स्ट थर्ड पॉइंट इज दीर्घकालीन व अल्पकालीन वित्त के अनुपात का निर्धारण करना, डिटर्मिनेशन ऑफ प्रोपोर्शन ऑफ लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म फाइनेंस. व्यवसाय की कुल वित्तीय आवश्यकता को दीर्घकालीन व अल्पकालीन स्रोतों से पूरा किया जाता है. दीर्घकालीन का यहाँ मतलब है 1 वर्ष से अधिक वित्त की आवश्यकता और अल्पकालीन का यहाँ अर्थ है 1 वर्ष से कम अवधि के लिए वित्त की आवश्यकता. वित्तीय प्रबंध के अंतर्गत दोनों अल्पकालीन और दीर्घकालीन वित्तीय स्रोतों के अनुपात का निर्धारण किया जाता है. दीर्घकालीन वित्त के विभिन्न स्रोतों के अनुपात का निर्धारण, डिटर्मिनेशन ऑफ प्रोपोर्शन ऑफ वेरियस सोर्सेज ऑफ लॉन्ग टर्म फाइनेंस. वित्तीय प्रबंध के अंतर्गत दीर्घकालीन वित्त के स्रोत जिसमें समतांश पूंजी, इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, पूर्वाधिकार अंश पूंजी, रिजर्व कैपिटल, ऋण पत्र, डिवेंचर जिसे कहते हैं, दीर्घकालीन
ऋण, लॉन्ग टर्म लोन्स फ्रॉम द बैंक्स, फ्रॉम अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस से कितना कितना जो है वो धन प्राप्त करना है, इसका निर्धारण करता है। वित्तीय प्रबंध के अंतर्गत दीर्घकालीन स्रोतों के अनुपात का निर्धारण किया जाता है। तो इस तरह से इन पॉइंट्स के माध्यम से हमने जो है ये देखा कि वित्तीय प्रबंध का किसी भी व्यावसायिक संगठन में महत्वपूर्ण योगदान होता है। नेक्स्ट नाउ वी विल डिस्कस द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। किसी भी व्यवसाय की स्थापना किसी विशेष उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए ही होती है। वित्तीय प्रबंध के उद्देश्यों को दो भागों में बांटा गया है। नंबर 1 प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, देन नंबर 2 वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, जिसको लाभ को अधिकतम बनाना भी कहते हैं। हर व्यावसायिक संस्था का मुख्य उद्देश्य जो है उसके द्वारा विनियोजित की गई पूंजी पर अधिकतम लाभ प्राप्त करना होता है। इस धारणा के अंतर्गत व्यवसाय का उद्देश्य जो है, वित्तीय प्रबंध का उद्देश्य जो है वो लाभ को अधिकतम करना होना चाहिए। अब लाभ को अधिकतम करने के पक्ष में क्या तर्क हैं? नंबर 1 है कि जब एक फर्म अपने लाभ अधिकतम करने के सिद्धांत का पालन करती है तब ये माना जाता है कि वह लाभ उद्देश्य का पालन कर अपने सामाजिक आर्थिक कल्याण को अधिकतम करती है। नंबर 2, व्यवसायिक निर्णय जो हैं वो लाभ प्राप्त के उद्देश्य से ही लिए जाते हैं। व्यवसाय में कोई भी जो निर्णय लिया जाता है उसका मुख्य जो सेंटर पॉइंट होता है वो लाभ निर्णयों की सफलता का ही प्रमुख मापक होता है। लाभ किसी भी व्यवसाय में प्रेरणा का स्रोत होता है। अधिक लाभ कमाने की लालसा से एक फर्म दूसरी फर्म से अधिक लाभ कमाने का प्रयास करती है। किसी भी व्यावसायिक संस्था में दुर्लभ साधनों का कुशल आवंटन एवं विवेकपूर्ण उपयोग जो है वो भी लाभ के आधार पर ही किया जाता है। लेकिन लाभ को अधिकतम करना ही व्यवसाय का उद्देश्य नहीं होना चाहिए। इसके विपक्ष में भी कुछ तर्क हैं। जैसे एक व्यवसाय लाभ अधिकतम करने के उद्देश्य को केवल पूर्ण प्रतियोगिता में ही प्राप्त कर सकता है, लेकिन आज के दौर में सभी बाजारों में अपूर्ण प्रतियोगिता पाई जाती है। लाभ को अधिकतम करना व्यवसाय के स्वामियों के आर्थिक कल्याण को प्राप्त करने के आधार पर भी अव्यवहारिक होता है। देन थर्ड इज अधिकतम लाभ कमाने की पूर्ति के लिए जोखिम तत्व की अवहेलना करनी पड़ती है, जो कि उचित नहीं है। तो इस तरह से जो है लाभ कमाना जो है वो वित्तीय प्रबंध का मुख्य उद्देश्य नहीं हो सकता। सेकंड इज वेल्थ मैक्सिमाइजेशन, संपदा को अधिकतम करना। आधुनिक विचारधारा के अनुसार संपदा को अधिकतम करके व्यवसाय के स्वामियों का अधिकतम हित किया जा सकता है। यहाँ पे संपदा का अर्थ है अंशधारियों द्वारा व्यवसाय में विनियोजित पूंजी में वृद्धि करना। और विनियोजित पूंजी में वृद्धि का जो सूचक होता है वो अंशों के मार्केट प्राइस या अंशों का बाजार मूल्य होता है। यदि अंशों के बाजार मूल्य में वृद्धि होती है तो अंशधारियों की जो है वो संपदा में भी, वेल्थ में भी जो है वृद्धि होती है। अंशधारियों की किसी भी कंपनी में जो है वो वेल्थ कैसे निकाली जाती है? तो अंशधारी की कंपनी में वर्तमान संपदा इज इक्वल टू अंशों की संख्या, नंबर ऑफ शेयर्स मल्टीप्लाई बाई प्रति अंश बाजार मूल्य, मार्केट प्राइस ऑफ पर शेयर। अब संपदा को अधिकतम करना जो है वो किसी भी व्यवसाय के लिए क्यों जो है वो
वित्तीय प्रबंध का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए। इसके पक्ष में भी हमारे जो है तर्क हैं, जैसे संपदा को अधिकतम करना, रुपए के सम मूल्य को मान्यता देता है। दूसरे शब्दों में ये कहा जा सकता है कि विभिन्न वर्षों में प्राप्त होने वाले कैश फ्लोज को इक्वल वेटेज नहीं दिया जाना है, जैसे कि अधिकतम लाभ के उद्देश्य के अंतर्गत किया जाता है। नंबर 2, पूंजी निवेश की दीर्घकालीन योजनाओं में निहित जोखिम तथा अनिश्चितता को दृष्टिगत रखते हुए इसके अंतर्गत भविष्य में होने वाले नकद प्रवाहों की उपयुक्त दर से कटौती करके उनके वर्तमान मूल्य पर ही विचार किया जाता है। देन लास्ट वन इज, यदि इक्विटी अंशधारियों या स्वामियों की इस अपेक्षा पर खरा उतरता है कि उन्हें उनकी विनियोजित पूंजी पर पर्याप्त दर से लाभ के साथ साथ उनके अंशों के मूल्य में वृद्धि के रूप में पूंजी अभिवृद्धि का लाभ भी उन्हें निरंतर प्राप्त होता है। तो इन पॉइंट्स के आधार पर जो है ये कंक्लूड किया जा सकता है कि वित्तीय प्रबंध का मुख्य उद्देश्य जो है वो संपदा को अधिकतम करना होना चाहिए। तो इस तरह से आज के इस वीडियो में हमने वित्तीय प्रबंध का अर्थ, वित्तीय प्रबंध की भूमिका, रोल ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट डिस्कस किए। तो आई होप कि आपको ये कंसेप्ट जो है वो अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा।